नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया 12वीं का असाइनमेंट 3 गणित का माह अक्टूबर का आपके सामने लेके आए हैं। इस वीडियो में आप लोगों को एकदम सटीक जानकारी और सही में सही ढंग से उसकी परिभाषाएं आप लोगों को स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगी। आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको जितना भी हो उतना आप लोग इसको देख के लिख सकते हो। सबसे पहले पहला प्रश्न में चलते हैं। कहता है कि किसी बिंदु पर फलन के सातत्य की परिभाषा लिखिए तथा निर्धारित कीजिए कि फलन दिया हुआ फलन द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। चलिए, सबसे पहले सातत्य की परिभाषा लिखने के लिए बोला है, इसलिए अपन यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। क्या यदि किसी फलन के प्रांत के अंतर्गत किसी बिंदु A पर बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा तथा x बराबर a पर फलन का मान अस्तित्व में हो एवं एक दूसरे के क्या हों, बराबर हों, तो फलन x बराबर a पर सातत्य कहा जाता है। जैसे कि y इजिकल टू कोई फलन है f(x) का बिंदु x बराबर a पर f a इजिकल टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) का मान और लिमिट x टेंस टू a प्लस यानी कि राइट हैंड के लिए f(x) का मान, ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। ये ऐसी परिभाषा कहती है। अब हम चलते हैं, जो दिया हुआ फलन है उसको अपन साबित करना चाहते हैं कि वो सातत्य है या नहीं, संतत है या नहीं। सबसे पहले f(x) बराबर ये फलन लिखा गया। इसमें अपन सबसे पहले x बराबर 0 इसी फलन पे रखेंगे, तो 0, उस 0 की कंडीशन 0 ही दी हुई है, 0 ही दी हुई है, इसलिए अपन वहाँ पर क्या करेंगे, 0 है तो f(x) पर f(0) का मान 0 होगा। समीकरण नंबर अपन ने इसको 1 दे दिया। अब लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बनाया हमने, तो f(x) में क्या है, x² साइन 1/x। तो अब राइट हैंड लिमिट अपन लेके चलते हैं। जब राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं तो वो क्या होगा, 0 से 0 के लिए निकालना है तो 0 से आगे होना चाहिए। 0 से आगे यानी कि छोटी सी वैल्यू, तो उसके लिए x बराबर क्या मानते हैं, 0 से प्लस कर लिए h, मानी थोड़ी सी ज़्यादा, तब x। अब यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि जब x टेंस टू, जब 0 की ओर यदि प्रवृत्त होता है तो h का मान भी 0 की ओर प्रवृत्त होगा। अब हम RHL लिखेंगे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं अपन। राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 और x के स्थान पर 0 प्लस h का स्क्वायर लिखते हैं। साइन लिखा है, फिर x साइन x के स्थान पर 0 प्लस h लिख दिया गया। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर, 0 प्लस h का स्क्वायर में सिर्फ h² आएगा, 0 से तो कोई मतलब नहीं। साइन 1/0 प्लस h है तो सिर्फ h भर बचा। अब इस कंडीशन में ऊपर के h² से एक h अपन ने 1/h में डाल लिया। इसलिए ऐसा डाला क्योंकि हम एक फार्मूला जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x रहे और नीचे भी x रहे, जब x इसका कोण रहे और नीचे भी वर्टिक का कोण रहे तो उसका मान 1 होता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाने की, अब बीच में गुणा है, h अकेला था, h का मान यहाँ पर अपन ने 0 रखा लिमिट के हिसाब से और इसका मान 1 पाया। इस तरह से इसका फाइनल RHL का मान 0 आ गया। इसी तरह से अपन LHL अब लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो उसमें x टेंस टू 0 माइनस लिए, क्योंकि ये कम करना है, 0 से कम वैल्यू लेना है अपन को। तो यहाँ पर 0 से कम करना है, माने h को ही कम कर दिया अपन ने। x वैल्यू है, 0 से थोड़ा सा कम करके अपन माइनस h कर लिया तथा x टेंस टू 0 और x टेंस टू 0 तब होगा जब h का मान 0 की ओर प्रवृत्त होगा। RHL लिखे, यहाँ पर x² के स्थान पर अपन ने डाला 0 माइनस h का होल स्क्वायर,
इसको सॉल्व किए, माइनस एच स्क्वायर होगा, माइनस एच का होल स्क्वायर होने से सिर्फ एच स्क्वायर प्लस में आएगा, लेकिन नीचे वाला यहाँ पर 1/-एच आ रहा है। तो यहाँ पर 1-एच यानी कि माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, उसकी वैल्यू तो माइनस सामने आ सकती है और साइन h/1/h हो गया। फिर वही प्रक्रिया करेंगे कि 1/h रखें तो साइन h अपान 1/h की वैल्यू 1 के लिए, और ये जो माइनस था तो अपन ने h के साथ सेट कर दिया, और इसका भी मान अपन जब 0 रख दे तो इसका मान 0 आ जाता है। अतः स्पष्ट है कि एक समीकरण, दो समीकरण और तीन समीकरण माने कि RHL F0 और RHL और FHL दोनों की, तीनों की वैल्यू 0 0 0 है, अर्थात फलन सातत्य है। इस तरह से यदि अपन इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोग इसको शॉर्टकट में ही समझिए। दूसरा प्रश्न है, किसी बिंदु पर फलन की अवकलनीयता की परिभाषा लिखिए। अवकलनीयता की परिभाषा लिखने के लिए कहा है, विशेष ध्यान दीजिए, अवकलनीयता की परिभाषा तथा सिद्ध कीजिए कि इस फलन में अवकलनीय नहीं है, x बराबर 1 पर यह फलन अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जब अपन 2 शुरू करते हैं तो अवकलनीयता की परिभाषा लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कोई फलन f(x) यदि है, यदि x बराबर a पर अवकलनीय होगा, यदि y = f(x) हो, यदि कोई फलन है, फलन तो अपन यहाँ पे लिखे f(x) फलन, तो वो उसी को y बराबर अपन ने मान लिया। यदि इसका लिमिट x टेंस टू a प्लस पर, क्योंकि x बराबर a पर निकालना है तो a से फिर अपन ने प्लस लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो a प्लस h पर ये अवकलनीय की परिभाषा से ये राइट हैंड डिफरेंशिएशन कहलाया, राइट हैंड डिफरेंशिएशन कहलाया। तो राइट हैंड डिफरेंशिएशन में a प्लस h अपन यूज़ किए हुए हैं, और इसी तरह से लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन में यानी कि बाएं हस्त अवकलन की स्थिति पर यहाँ पर भी इसको भी अपन ने हल किया। तो ये दोनों की कंडीशन क्या होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए और आपस में बराबर। परिमित मतलब कि अनंत ना हो, कोई ना कोई वैल्यू इसकी अवश्य रूप से अस्तित्वमान में रहे। तो ये परिभाषा के दौरान ये सब चीज़ आप यदि लिखोगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। ध्यान रखना, परिभाषाएं ज़रूरी है, इसमें स्पेशली रूप में आपको परिभाषाएं पूछा हुआ है। पूरे असाइनमेंट के प्रत्येक प्रश्न में कोई ना कोई परिभाषा आपकी दी हुई है, जिस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, तो अब इसमें दिया हुआ फलन को ये बताना है कि ये x बराबर 1 पर संतत्य है या नहीं, ये अवकलनीय है कि नहीं। अवकलनीय बताने के लिए अपन यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपका आ रहा है क्या, f(x) = mod x - 1 या निरपेक्ष मान। तो आपको पता होना चाहिए कि f(x) का यदि मॉड हल करके अपन सोल्यूशन यहाँ पर एक लिखना चाहते हैं, तो यदि x की वैल्यू यदि 1 से बराबर हो या बड़ी होगी तो जो अंदर है मॉड के अंदर वही उसका वैल्यू होगी, और यदि आप x की मान यदि 1 से छोटा लेते हो, 1 यहाँ पे दिया है इसलिए 1 परमानेंटली नहीं होता, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 2 होता तो 2 से अपन छोटा बड़ा बताते। यहाँ पर आपने बताया 1 लिखा हुआ है, इसलिए 1 से यदि छोटी वैल्यू यहाँ पर अपन x का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो मॉड वैल्यू होगी यानी कि निरपेक्ष मान वैल्यू होगी वो -x - 1 होगी। ध्यान रखेंगे। ये करने के दौरान अपन के पास अब x बराबर 1 पर इसकी अवकलनीयता की पहचान करनी है। तो अवकलनीयता की पहचान करना है तो यहाँ पर f1 + h, क्योंकि अपन को फिर 1 से प्लस करके कोई चीज़ लेना है, राइट हैंड के लिए लेना है, राइट हैंड डिफरेंशिएशन के लिए, इसलिए 1 से थोड़ा सा बढ़ा के यानी कि +1। तो यहाँ पर जब अपन ये प्लस वाला है तो कौन सी वैल्यू, ये 2 ठो फलन आपके पास अब दिखाई देते हैं। तो जहाँ 1 से x की वैल्यू बड़ी माने कि अब बड़ी हो गई भाई, 1 + h की है माने बड़ी हो गई, तो ऊपर वाला फलन यूज़ करेंगे। ऊपर वाले फलन पे हम यहाँ पर मान रखेंगे x के स्थान पर 1 + h और फिर -1, 1 + h x के स्थान पे रखा हुआ है, फिर उसके बाद -1 है। तथा f1 की जो वैल्यू होगी, f1 भी आप डायरेक्ट रखेंगे क्योंकि 1 के बराबर वाली कंडीशन पर भी पहला ही फलन यूज़ हो रहा है, पहला वाला जो ऊपर लिखा हुआ है, तो उसमें भी 1 x की जगह 1 रख के -1 करके तो उसका मान 0 आ गया, f1 का मान 0, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती राइट हैंड लिमिट के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो राइट हैंड साइड का अवकलज
क्या होगा, राइट एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा कि भाई इसका प्लस वाला वैल्यू यहाँ पे रखी जाए, माइनस यहाँ पे रखी जाए परिभाषा के दौरान, जैसे परिभाषा में अपन ने बताया था। और इसका सॉल्यूशन इस तरह से, इसका मान आप देख पा रहे हो, स्पष्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और एच कट जाने के बाद इसका मान तो 1 आ गया भाई। अब यहाँ पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपन यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब यूज़ किए, देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपका आ रहा है क्या, माइनस वाला लिए तो यहाँ पर 1 माइनस एच लेना पड़ा, और यहाँ पर F0 नहीं F1 है, ये F1 है, ब्रैकेट में ध्यान रखना F1। तो इनका मान जब अपन यहाँ पर रखे, नीचे रहेगा माइनस एच, ऊपर वाले में प्लस एच था, नीचे वाले में माइनस एच रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एच अपान एच होने के बाद यहाँ पर माइनस एच नीचे का बरकरार है, एच कट जाने के बाद इसकी वैल्यू सिर्फ माइनस होती है, तो दोनों बराबर नहीं है, अर्थात ये फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 हुआ। प्रश्न क्रमांक 3 में यदि अपन जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 में जाते हैं तो इसमें अवकलन ज्ञात करना है किसका, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो और ज्ञात करना है पहले पॉइंट में, और दूसरा भी दिया हुआ है, दूसरा बाद में हल होगा। पहले अपन पहले प्रश्न का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर ज्ञात करना है dy अपान dx, प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ से चूंकि से शुरू हो रहा है ये सॉरी, प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यदि अपन x की जगह में यदि tan मानते हैं, तो ये tan मानने के बाद आप थीटा भी मानेंगे, क्योंकि अपन को थीटा का मान फिर थीटा का मान रखना पड़ेगा, क्योंकि अपन थीटा के रूप में मान रहे हैं। तो यहाँ थीटा बराबर भी अपन निकाल लेना है tan इनवर्स x। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला होता है cos 2x का, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा की वैल्यू है, तो इसके स्थान पर अपन ने लिख दिया cos 2 थीटा। लेकिन साइन इनवर्स जब अंदर साइन होगा तभी हटेगा, इसलिए cos को साइन में कन्वर्ट करने के लिए π/2 माइनस 2 थीटा कर दिए, तो ये साइन में आ गया, और साइन में आ गया तो साइन से अब ये गायब हो जाएगा। तो सिर्फ बचा अपन के पास y बराबर बचा π/2 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा π/2 तो बरकरार रहेगा, लेकिन 2 थीटा के स्थान पर जो अभी अपन ने पीछे निकाला था कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो उसका मान अपन ने यहाँ पर बदल दिया। अच्छा, अब आगे आप बढ़ेंगे तो x के सापेक्ष अब अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर दोनों पक्षों में अवकलन हो रहा है dy अपान dx, क्योंकि अपन को dy अपान dx ज्ञात करना है। तो ये π/2 तो आपका कांस्टेंट है, इसलिए इसका अवकलन 0 हुआ, और 2 tan इनवर्स x था तो 2 बाहर रख लिए। tan इनवर्स का जो अवकलन होगा आप लोग जानते होंगे, tan इनवर्स का जो अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इस वजह से इसका आंसर इतना आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा भाग भी है, y बराबर साइन इनवर्स x दिया गया है, हमें सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। हम यहाँ पर फिर से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लेके चलेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर साइन का होता है 1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर अवकलन, और फिर इसका अपन ने ट्रांसफर कर दिया तो इस तरफ हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। क्योंकि अब यहाँ पर हमें सिद्ध करने में डबल अवकलन की आवश्यकता है, इसलिए फिर से एक बार अवकलन इसका करेंगे। तो यहाँ पर लगेगा गुणा का नियम, गुणा का अवकलन में गुणा का नियम, तो पहला पद जो करते हो दूसरे पद का अवकलन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ, प्लस हुआ, फिर दूसरा फलन लिखा गया और पहले फलन का क्या हुआ, अवकलन हुआ, और इस तरफ का 1 होने की वजह से उसका क्या हो गया, अवकलन 0 हो गया। इस तरह से
आगे बढ़ेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं डी अपान डी एक्स को डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ये तो जो कते उतरा, और यहाँ पर हमने अंडर रूट 1 अपान एक्स स्क्वायर का अवकलन किए तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, और फिर एक बार डी वाई अपान डी एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से अवकलन हुआ। तो इस तरह से 2 बार अवकलन, तो यहाँ पे 2x आया माइनस 2x, 2 यहाँ पर कट रहा है, आप देख पा रहे हो, बाकी सब चीज़ वही लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से व्यवस्थित करें और फिर इसमें ले एलसीएम। एलसीएम तो इसके बटे में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एलसीएम जब अपन ने लिया तो यहाँ पर ये वाला 1 माइनस जो बटे में है 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेगा तो ये रूट इसका हट जाएगा और डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स बचा, और यहाँ माइनस, और ये जो नीचे वाला प्रोडक्ट है 0 से गुणा करेगा। इस तरह से ये फाइनल आपका आंसर हुआ, ये आपका सेकेंड पार्ट का। अब चौथा क्वेश्चन की बारी आपको यहाँ पे देखना है। वर्धमान और ह्रासमान, गलत लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ह्रासमान की बात कर रहा है। ह्रासमान फलन के लिए प्रथम अवकल परीक्षण कीजिए और अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये वाला फलन आपका प्रदत्त है। इस फलन का वर्धमान और ह्रासमान या ह्रासमान है पता करना है। तो सबसे पहले वर्धमान और ह्रासमान फलन के लिए प्रथम अवकल परीक्षण, माना फलन f बंद अंतराल ए बी में संतत तथा खुले अंतराल ए बी पर अवकलन योग्य है। पहले ये अपन को परीक्षण करना होगा कि क्या ये संतत है या अवकलनीय है। दोनों बातों को जब अपन कन्फर्म हो जाता है तब हम इस अंतराल पर ये परीक्षण करते हैं कि इसका अवकलन करने के बाद यदि f डैश अवकलन करने के बाद जो अवकलन वाला पोर्शन होगा उसमें यदि अपन इस अंतराल के बीच की कोई भी वैल्यू यदि रखते हैं तो उसमें यदि इसका मान ग्रेटर बताता है 0 से तो फलन वर्धमान होगा, और दूसरी कंडीशन यदि f डैश एक्स का मान छोटा बताया जाए 0 से तो फलन ह्रासमान होगा। यदि f डैश एक्स का मान 0 आ जाता है तब ये फलन अचर कहलाता है, अचर फलन कहलाता है। तो ये हमने उसकी परिभाषा की पूरी बातें जो प्रथम अवकलन के साथ परीक्षण के में यूज़ की जाती हैं वो इसने पूछा था, वो हमने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया। अब चलिए सवाल की ओर। ये सवाल एक ठो दिया है जिसका आपको अवकलन कर माने वो करना है, ज्ञात करना है किस का वर्धमान है कि ह्रासमान है, ये स्थिति अपन को ज्ञात करनी है। तो क्या है फलन देखते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर उसका अवकलन किए तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स हो गया, और कॉस एक्स का अवकलन हो गया माइनस साइन एक्स। अब वर्धमान और ह्रासमान के लिए हमें f डैश एक्स का 0 मान रख के इसकी वैल्यू को निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिख लें या कॉस एक्स बराबर साइन एक्स लिख लें। तो साइन कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, तो यहाँ पर हमने जब तक दोनों तरफ कॉस कॉस नहीं होगा, जब तक इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा, तो इसको हमने 90 माइनस थीटा करके या 90 माइनस एक्स करके इसको कॉस में कन्वर्ट कर लिया, और फिर इसका व्यापक रूप हमने यहाँ पे मान रखा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, इसका फार्मूला होता है व्यापक हल के रूप में। तो ये हमने अल्फ़ा की जगह में उसकी वैल्यू को रखा। अब यहाँ पर यदि अपन प्लस वैल्यू यूज़ करते हैं भाई, तो प्लस वैल्यू यदि अपन करते हैं तो प्लस लिए, तो यहाँ पर देख रहे हो कि प्लस लेने के बाद ये जो आखिरी में x लिखा है माइनस एक्स वो इस पर आया तो प्लस एक्स हो गया, और 2n पाई प्लस पाई बाई 2 बचा। लेकिन यदि अपन माइनस लेके काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि माइनस लेने के दौरान x का जब ट्रांसफ़र इस पार करोगे तो वो क्या हो जाएगा, x ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ए वाली वैल्यू का हमका कोई मतलब नहीं है, ये असंभव है, ये आपको सोल्यूशन x की वैल्यू नहीं दे पा रहा। तो ये देगा इसको देगा, तो ये क्या क्या दे सकता है। अब आगे आप यहाँ पर थोड़ा सा सोल्यूशन करने के बाद यहाँ से 2 का पक्षांतर किए तो 2n पाई था तो सिर्फ बचा पाई, n पाई बचा, और यहाँ पर पाई बाई 4 हो गया,
अब हम यहाँ पर प्रयास करते हैं n बराबर यदि 0 1 2 रखने के प्रयास करते हैं और हमको ये पता है कि 0 का मान 2 पाई, x का मान जो है 0 से 2 पाई के बीच में ही है, 0 और 2 पाई के बीच में है। तो यहाँ पर हमने पहले यदि 0 रखते हैं तो 0 रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, 0 मिलते हैं तो पाई बाई 4 मिलता है x का मान। तो वास्तव में 0 और 2 पाई के बीच में पाई बाई 4 होता है, 45 अंश का कोण कहलाता है। तो ये 0 और 360 के बीच में है, ज़रूर है, ये यहाँ पे यूज़ किए। अब यहाँ पर जब ये किए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो x बराबर पाई प्लस पाई बाई 4 बराबर भी, तो यहाँ पाई प्लस पाई बाई 4 क्यों यूज़ किए, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़ किया है x बराबर 1। ये व्यापक मान में जब x बराबर ने यहाँ पे यूज़ किया है 1, तब की स्थिति पे यहाँ पर क्या आया है पाई प्लस पाई बाई 4, तब यहाँ पर आ गया 5 पाई बाई 4। चलिए अब यहाँ पर x, अब नेक्स्ट में जो x बराबर 2 पाई लिखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने n की जगह में यूज़ किया है 2 यदि करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 9 पाई बाई 4 हो जाता है, जिसका मान बड़ा है 2 पाई से। तो अब ये 2 पाई के एरिया से बाहर हो गया, इसलिए इसको तो नहीं लेंगे। तो 2 ही मान आपके सेलेक्ट हुए, x बराबर पाई बाई 4 और x बराबर 5 पाई बाई 4। अब इन दोनों मानों से आपके अंतराल सिस्टम बनाएंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ता है कि x बराबर पाई बाई 4 तथा x बराबर 5 पाई बाई 4 अंतराल 0 टू पाई को 3 असंयुक्त अंतराल, एक तो 0 से लेना, 0 से 2 पाई, तो 0 से कहाँ 45 अंश यानी कि पाई बाई 4, फिर 45 अंश से एक अंतराल कहाँ बन जाता है 5 पाई बाई 4 में, और 5 पाई बाई 4 से 2 पाई का भी अंतराल। इस तरह से अपन के पास 3 अंतराल सामने आते हैं। अब तीनों अंतराल का हम परीक्षण करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 में यदि हम x की जगह में कोई भी वैल्यू इस अंतराल के बीच की वैल्यू को यदि यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर इस पद का यानी कि साइन कॉस x माइनस साइन x का, ये कहाँ से पाए, ये आप अवकलन किए हो वहाँ का पोर्शन है। तो वहाँ पर क्या है कि यदि ये बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से आएगा। आप यहाँ पे मान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल सो भर करिए और जानिए कि इसका मान जरूर जो क्या होगा 0 से बड़ा होगा। यदि आप रखने का प्रयास करोगे तो रख भी सकते हो, रखोगे तो भी आएगा। देख मैं यहाँ पे आपके सामने रखने का प्रयास किया हूँ, उसको देख सकते हो कि वो 1/2 है। इसका मान किसका, कॉस 45 नहीं कॉस x का मान माने अपन ने 30 रखा है यहाँ पे, क्योंकि ये 0 और 45 के बीच 30 आता है। तो कॉस, अच्छा कॉस ये, हाँ इसका मान एक्चुअली में क्या आएगा, बड़ा ही आएगा और 0 से, अतः अंतराल 0 पाई बाई 4 पर फलन क्या है, वर्धमान है। और दूसरे अंतराल को अब लेके चलते हैं तो cos x माइनस साइन x इज़ लेस देन आएगा 0 का, मतलब ये छोटा मान है, छोटा इतना ही आपको लिख के इसको कंप्लीट कर देना है। माने कि इसमें जब छोटा आएगा माने क्या हो जाएगा, ये ह्रासमान है, ह्रासमान। फिर तीसरा परीक्षण किए कि 5 पाई बाई 4 और 2 पाई, यदि इनके बीच की वैल्यू को आप रखने का प्रयास करोगे, थोड़ा सा रखने में थोड़ा सा झंझट होगा, परंतु रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चेक करोगे तो अपने आप इसका मान अवश्य रूप से बड़ा ही आएगा। बड़ा आएगा किससे, 0 से। और जब 0 से बड़ा होगा यानी कि प्लस वैल्यू होगी, इस स्थिति में यहाँ पर इसका मान क्या हो गया, वर्धमान हो गया। तो फाइनल आंसर कि ये 2 ठो पद जो हैं, 2 ठो अंतराल जो हैं इसके वर्धमान में आ रहे हैं और 1 ठो ह्रासमान में आ रहा है। अब प्रश्न क्रमांक 5 में जाते हैं तो इसको भी ढंग से आप लोग देखिए। इसमें भी एक चीज़ क्या पूछा है, अवकलज के पदों में वक्र के एक दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की परिभाषा लिखिए। ये लिखा। फिर एक सवाल दिया है जिसको आपका अभिलंब का, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है और अभिलंब का भी समीकरण निकालना है। तो यहाँ से आप परिभाषा के रूप में अवकलज के पदों में वक्र की दिए गए बिंदु पर
स्पर्श रेखा की परिभाषा। तो किसी बिंदु x1 y1 बिंदु है, ये P बिंदु, लेकिन ये बिंदु कहाँ है, वास्तव में वक्र पर है, माने ये अभी नहीं है। अपन यहाँ पर अभी केवल एक सिंपल रेखा की स्थिति बताना चाहते हैं कि किसी बिंदु P पर x1 y1 पर नॉर्मल से माने नॉर्मल एक रेखा का समीकरण। तो ये रेखा का समीकरण अपन ने बताया कि इस तरह का समीकरण आप लोग 11वीं कक्षा में पढ़े हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। m मीन्स प्रवणता। प्रवणता हमको अवकलन के दौरान मिलती है, इस प्रवणता का है, तो यहाँ पर प्रवणता m है और x माइनस x1 और y1 वो बिंदु के निर्देशांक हैं, ठीक है, जहाँ पर m रेखा की प्रवणता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। फिर अवकलन से बिंदु P x1 y1 की प्रवणता निकालेंगे, माने जो फलन दिया हुआ होगा, जो वक्र दिया होगा उसका आप अवकलन करेंगे और उसमें x1 y1 मान जब रखोगे तो वो क्या होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त हो जाएगी। और जब प्रवणता प्राप्त हो जाएगी तब स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा वो ये होगा y माइनस 1। तो जो m अपन ने यहाँ पे ऊपर रेखा में जान रहे थे कि ये m है, उस m को अब यहाँ पर हमने यहाँ पे बताया है कि m बराबर यही प्रवणता कहलाता है, तो ये वाला मान यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो जब ये रख देंगे और पूरा सिस्टम बनाएंगे तो एक रेखा का समीकरण आपका निर्माण होगा। आप उदाहरण में देख सकते, अभी सवाल जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर समीकरण बन जाता है। फिर स्पर्श रेखा के अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो अभिलंब किसी भी रेखा पर यदि कोई एक लंब रेखा होती है, तो लंब रेखा होती है तो वो क्या होती है, उनका गुणनफल, दो लंबवत रेखाओं के गुणनफल का, दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो इसमें इसकी यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx ये है तो इसकी क्या होगी, -1 इतनी होगी। तो हम इसको शॉर्टकट में m लिख सकते हैं, ये m है, ये m1 है ऊपर वाले की स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसको -1/m भी लिख सकते हैं, -1/, क्योंकि दोनों गुणनफल -1 होता है, दोनों रेखाओं का दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसी भाई स्पर्श रेखा, तो ये वक्र खींचा हुआ है और नीचे स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श रेखा पर क्या है, ये अभिलंब रेखा है। तो चित्र के द्वारा भी आप इसको दिखा सकते हो। अब आपके पास दिया हुआ जो वक्र है उससे आपको उसकी स्पर्श रेखा का समीकरण और उसके अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले x के सापेक्ष इसका अवकलन किए। अवकलन आप लोग चित्र जानते हो, अवकलन बिल्कुल अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो पूरी चीज़ें, आप अच्छे से इसको ध्यान दीजिए। अवकलन हुआ, फिर यहाँ निकल आया dy/dx। इस dy/dx को बिंदु 1 पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर dy/dx के 1 को रखेंगे। जब 1 को रखेंगे उसको अपन ने थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा हल्के के लिए m मान लिए हैं, उसी को m मान लिए हैं। तो ये देख रहे होंगे कि ऊपर x y लिखा था, तो y का मान भी दोनों 1 बिंदु का है 1, तो y की जगह भी 1 रखे, x की जगह भी 1 रखे, दोनों का 1 मान दिया था और 1/3 पावर में है। अब ये माइनस था, लेकिन आप ये अच्छी तरह जानते हो कि 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है, लेकिन ये सामने का माइनस इसको माइनस बना देता है। इस तरह से ये समीकरण की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई -1। अब इसके बाद स्पर्श रेखा का जो समीकरण तो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा, यहाँ पे 1 रखे, m हमने यहाँ पे लिखा, m अपन ने निकाला है -1, उस -1 को रखने के दौरान ये आपका समीकरण तैयार हो गया। ये है स्पर्श रेखा का समीकरण। अब इस स्पर्श रेखा के समीकरण के अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पर प्रवणता के स्थान पर ध्यान दीजिए -1/m ही लिखा है शॉर्टकट के लिए, वहाँ पर dy/dx और 1 लिखा जा सकता था, लेकिन शॉर्टकट में चलेगा। m का मान अपन ने निकाला था -1 निकाला था। अब यहाँ पर रख दिए मान, तो ये आपका जो समीकरण बना ये उसके अभिलंब रेखा का समीकरण बन गया। तो इस तरह से आपका असाइनमेंट पूरा हुआ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है
तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मैं दावा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। और ये ज़रूर मैंने कई वीडियो यूट्यूब के देखे हैं, उनमें से ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो आपको पूरे के पूरे अंक देगा। धन्यवाद।